हेलो स्टूडेंट, तो आपको आपका वेलकम है इस चैनल टेक्नो योद्धा पे, जिसपे आपको बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज आज से 30 दिनों का चैलेंज है जो इस यूट्यूब पे आपका चलेगा। तो आज से हम लोग इस पे यही करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बिहार बोर्ड में लगभग 100% आ सकता है। तो इसी चैलेंज को लेकर और आज से हम बिहार बोर्ड यानी कि टेक्नो योद्धा चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज से ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य होता है भोजन का वहन, जल का वहन, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम का कार्य यह होता है कि यह क्या करता है, जाइलम पौधों में जल का वहन करता है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने एक पौधा का उपयोग किया था और उस पौधा का नाम है मटर के पौधा। मटर, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों लिया था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो मटर के पौधा होता है वो एक वार्षिक पौधा होता है, यानी कि सालों भर वो पौधा में फूल या फल लगते हैं, इसलिए मेंडल ने उस पर मटर के पौधे को क्या किए थे, उपयोग में लिए थे। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका और तीसरा है डिंब वाहिनी। यानी कि इसमें पूछा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग जो है इसमें कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आपका अंडाशय होगा। ऑप्शन ए मानव मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है। तीसरा शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका जो होगा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, शुक्रवाहिका। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा किसमें होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी है लेशमिनिया में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन जो होता है किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है डैश है। कहने का मतलब है कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला उत्सर्जन है, ऑप्शन बी है जनन, ऑप्शन सी है परिवहन और ऑप्शन डी है रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण तो होगा नहीं उत्सर्जन पदार्थों को निकालने के लिए, तो हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जो अंग का नाम है उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको हम अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। यानी कि पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी कि कौन सा क्रिया जो होता है जो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन बी ए है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और ऑप्शन डी है ग्लूकोज का पायूरेट अम्ल में विखंडन। तो इसमें बोला है तो ये तो पहला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण को करता है, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, लेकिन जो ग्लूकोज का पायूरेट में विखंडन ये नहीं होता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज पायूरेट अम्ल में विखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। कौन सा पौधा है जो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है अड़हुल, और ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है मटर। तो इसमें कौन सा पौधा होगा जो जिसके पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा पपीता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन अंग के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। यानी कि मादा जनन अंग जो है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या करती है, एक विशेष प्रकार के अंग यानी कि एक विशेष प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल करती है, जिस यंत्र का नाम होता है कॉपर टी। तो कॉपर टी का कहां पे उसको स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी है योनि में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा गर्भाशय में, यानी कि गर्भाशय में क्या किया जाता है, कॉपर टी का स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित जल और जल में घुलनशील खनिज लवण का परिवहन किस माध्यम से होता है। यानी कि जो पौधा होता है जड़ द्वारा वो क्या करते हैं, अवशोषित जल और जल में घुलनशील खनिज लवण का परिवहन किस माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है रंध्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। यानी कि जाइलम जो होता है पौधे में क्या करते हैं, जड़ द्वारा अवशोषित जल और जल में घुलनशील लवण का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है यानी कि बीपी कितना होता है। ऑप्शन ए है 40/90, ऑप्शन बी है 140/100, ऑप्शन सी है 120/80, और ऑप्शन डी है 150/85। यानी कि ये जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें बीपी कितना होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे हुए झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। कहने का मतलब है कि जो मेंडल ने मटर के पौधे को जब चयन किया था तो उसमें कौन सा है जीनोटाइप जो लंबे और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें अधिकांश लड़के एवं लड़कियां क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि जीनोटाइप कौन सा होगा जो लंबा और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा। तो इसको पहचानने के लिए आप जान जाइएगा कि जो 12 टी होगा वो मटर के पौधा का लंबा होगा, और जो छोटा टी होगा वो बौना होगा, और जो 12 वाला आर होगा वो होगा गोलाकार, और अगला जो छोटा ये लंबा हो जाएगा टी, छोटा वाला टी बौना हो जाएगा, और बड़ा वाला आर आपका हो जाएगा गोलाकार,
और छोटा वाला आर हो जाएगा झुर्रीदार। तो इसमें आपको पूछा है कि लंबा और झुर्रीदार बीजों के लक्षण कौन सा है जो व्यक्त करेगा। पहला ऑप्शन है बड़ा डबल टी और बड़ा डबल आर, और दूसरा ऑप्शन है डबल छोटा टी और डबल बड़ा आर, और ऑप्शन सी है डबल बड़ा टी और डबल आर और छोटा डबल टी और डबल छोटा आर। तो इसका जो ऑप्शन है अब भी बताए, पहचाने का नियम पूछा है कि लंबा और झुर्रीदार पूछा है। तो देखिए जो लंबा का लक्षण ये होता है कि डबल बड़ा टी हो जाएगा, और झुर्रीदार यानी कि डबल छोटा आर। तो कहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डबल बड़ा टी और डबल आर। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होगा, अमीबा में होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, आलू में होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप जानते हैं द्विखंडन क्या होता है, यानी कि वैसा प्रकार के विधि जिसमें एक वेस्ट क्या करते हैं, दो भागों में बट जाते हैं, जैसे अमीबा। ये मान लीजिए अमीबा, तो जब अमीबा में अलैंगिक जनन होता है तो अमीबा जो होता है ये बढ़कर क्या करते हैं, दो बेइस्ट का निर्माण करते हैं। तो वैसा प्रकार के विखंडन जिसमें क्या होगा, एक बेइस्ट खंडित होकर दो बेइस्टों का निर्माण करेंगे, तो वैसे प्रकार के जनन को अलैंगिक भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होगा। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथि उपस्थित होता है, यानी कि जठर ग्रंथि कहां पे उपस्थित होता है, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जठर ग्रंथि होता है वो कहां पे उपस्थित होता है, जो जठर ग्रंथि होता है वो आपका उपस्थित होगा अमाशय में। जठर ग्रंथि अमाशय में उपस्थित होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमाशय। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा क्या नहीं संश्लेषित होते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें कौन सा पौधा है जो पौधा उसको उपयोग में नहीं लाता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, और तीसरा इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो पौधा क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको उपयोग में नहीं लाता है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है पित्त का संश्लेषण या निर्माण कहां पे होता है। जो पित्त का संश्लेषण और जो हमारे शरीर में पित्त का निर्माण होता है उसका संश्लेषण कहां पे होगा। तो ऑप्शन ए है ब्रीक, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी अमाशय में। तो इसका जो ऑप्शन होगा या पित्त का जो संश्लेषण होता है वो होता है यकृत से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन अधातु की अवस्था में होती है, यानी कि यहाँ पे अधिकांश लड़के गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं, ये गलत करते हैं कि पूछता है अधातु और वहां पर जाके लगा देते हैं धातु। तो ब्रोमीन जो होता है अधातु की अवस्था में क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होता है द्रव, यानी कि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था में होती है, द्रव। अगला क्वेश्चन है
पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो जो पीतल होता है वो होता है मिश्र धातु, पीतल होता है मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े, 22 जोड़े, 21 जोड़े और 24 जोड़े। तो जो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होता है वो होता है 23 जोड़ा। क्रोमोसोम जो होता है कितने जोड़ा होंगे? 23 जोड़ा। अगला है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस को नीले कर देते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है भस्म, तीसरा ऑप्शन है लवण और इनमें से कोई नहीं। तो जो भस्म होते हैं वो क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो भस्म जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है और जो अम्ल होता है नीला लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है? ये तो सभी कोई जानते होंगे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठों की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 18। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है वो होता है 18। आवर्त कितने हैं? आवर्त पूछेगा तो आवर्त हो जाएगा 7। और यदि आपसे पूछे कि समूह कितने हैं तो टोटल आवर्त सारणी में 18 समूह है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो एक ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप जानते ही होंगे, C6H12O6। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तो ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे दिख रहा होगा 6। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पतियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि पतियों के द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है चने में, ऑप्शन डी है गुलाब में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पतियों द्वारा पूछा है कि कायिक प्रजनन किसमें होता है। पहला आलू में तो होगा नहीं, आलू को ऐसे बो दिया जाता है, उसके बीज को चना को बोना होता है तो चना को छींट देता है तो वो जम जाता है। गुलाब में तो कायिक प्रजनन होगा नहीं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा ब्रायोफिलम में, यानी कि जो ब्रायोफिलम होता है उसमें पतियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इस ऑप्शन में अधिकांश लड़के ऑप्शन जो लगाते हैं या तो चने में लगाते हैं या तो गुलाब में। ये गलती नहीं करना है, पतियों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है सिर्फ होता है ब्रायोफिलम में। अगला है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? कौन सा देश है जिसको पवनों का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा ये होगा डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण कहां से होता है? शुक्राणुओं का निर्माण कहां से होता है? शुक्रवाहिकाओं से, अंडाशय से, वृषण में और यकृत में। तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो होता है शुक्रवाहिकाओं से। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, कुपिका पाई जाती है। जो कुपिका होता है, कुपिका को
वायु कोष्टिका भी बोला जाता है। तो जो वायु कोष्टिका होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में, ऑप्शन सी है आमाशय में और ऑप्शन डी है जीभ में। तो इसका जो आंसर होगा, जो कुपिका होता है वो फेफड़ों में पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।